Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and physics का हम कर रहे थे solid state physics और आज जो है हम उसका next topic करेंगे. This video will include two topics. First topic है specific heat of solids. Second topic होगा डिबाई थ्योरी या डीबे थ्योरी, ठीक है, उसको जिस भी तरीके से आप प्रोनाउंस करना चाहें. सो इन दोनों को जो है आज हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, डेफिनेशन देख लो पहले क्या है. इट इज़ डिफाइंड एज द हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड 1 unit mass of the solid to raise its temperature by 1 degree at constant volume. सो विच इज़ इंडिकेटेड बाय CV. जो V है यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा है दैट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंज इन हीट एनर्जी ओवर टाइम पर यूनिट टेम्परेचर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसको लिख सकते हैं हम del Q अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V. पार्शियल डेरिवेटिव हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर जो है हीट एनर्जी सब अदर फंक्शंस पे भी डिपेंड करती है. तो जो हीट एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं E प्लस जो है डेल E प्लस P डेल V अपॉन dt. ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिकॉज ऑल दिस इज हैपनिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV को हम जो है इन केस ऑफ सॉलिड्स लेके चलेंगे डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वेन एवर हीट एनर्जी जो है, वेन एवर एनर्जी इज एडेड टू सॉलिड, तो कैसे एनर्जी, हमने ये तो पढ़ लिया कि जब एनर्जी जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द सॉलिड तो वो उसकी एनर्जी को क्या कर रहा है, जो टेम्परेचर है उसको रेज कर रहा है अबाउट 1 डिग्री. ठीक है, सो जो एनर्जी है बेसिकली वो यूटिलाइज कैसे हो रही है. सो वेन एवर एनर्जी इज एडेड टू अ सॉलिड द इंक्रीज इन एनर्जी अकर्स इन 2 ways. जो एनर्जी हम दे रहे हैं सॉलिड को, इट इज़ यूटिलाइजिंग इट इन 2 ways. फर्स्ट वे क्या है इसमें, यूज टू वाइब्रेट द लेटेस्ट. जो लेटेस है, ठीक है, उसको वाइब्रेट करने में एनर्जी यूज अप हो जाती है. सेकेंड इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल. जो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे दे विल गेट एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल. सो इन दिस वे जो हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की है इट विल बी यूटिलाइज्ड इन दीज 2 ways. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हीट एनर्जी है C सॉलिड किसके इक्वल होगी, C लेटेस्ट एनर्जी प्लस जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. जो ये हम अब ग्राफ स्टडी करेंगे इट विल सेट एज द बेस ऑफ द होल वीडियो. ठीक है, जो हमने आगे डिबाई थ्योरी पढ़नी है या हमने जो है स्पेसिफिक हीट आगे पढ़नी है, सो ये ग्राफ जो है उसके लिए बेस होगा. सो इसको आप लोग ध्यान से समझिए. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तो हाई टेम्परेचर है, सी मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा जब टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ग्राफ में देखो क्या है, दिस इज़ एट रूम टेम्परेचर या आप इसको एट हाई टेम्परेचर भी कह सकते हो. तो एट दिस टेम्परेचर क्या है, हीट कैपेसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हीट कैपेसिटी जो है और टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है. इसको हम जो है ड्यूलॉन्ग और पेटिट लॉ भी कहते हैं, इसको आप याद रखना. एंड जो अप टू मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, अप टू मेल्टिंग पॉइंट तक जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी विच इज़ इक्वल टू 3R. ठीक है, तो जब यहाँ पे R जो है दैट इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे यू विल गेट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 5.96 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता होता है कि जो है अब एट रूम टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 6 कैलोरीज की इक्वल है कि नहीं. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है. एंड ये जो हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है दिस लॉ इज़ ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ. तो हाई टेम्परेचर की तो बात हो गई. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की विच इज़ 6 कैलोरीज. सो नाउ मूविंग टू लो टेम्परेचर. जैसे ग्राफ देखो फॉल कर रहा है, लो टेम्परेचर पे आप देखोगे जैसे ही टेम्परेचर लो हो रहा है CV इज़ ऑल्सो लोअरिंग डाउन. एंड जब T 0 हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो 0 के इक्वल हो जाती है. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर का दोनों का क्लियर हो गया आपको. हाई टेम्परेचर पे जो है वो कांस्टेंट है, लो टेम्परेचर के पे जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है. एंड जैसे ही टेम्परेचर 0 हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जो है वो 0 हो जाती है. क्लियर है ये.
तो यहाँ पे जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, वो ये थी दैट जो CV है इट इज़ फॉलोइंग T³ लॉ नियर T इज़ इक्वल टू 0। जो वेरिएशन है ये T³ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। CV जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T³ इस तरीके से इन केस ऑफ इंसुलेटर, एंड इन केस ऑफ मेटल्स जो CV है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू T। ये सारी जो हैं दे आर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब जो है इसके बाद इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए थ्योरीज आई। फर्स्ट इज़ गिवन बाय आइंस्टाइन। तो जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, उन्होंने जो है जो एट हाई टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है 3R, ठीक है, उसको तो उन्होंने प्रूव कर दिया। बट जो लो टेम्परेचर पे, जब यहाँ पे जो है जब टेम्परेचर आप लोअर डाउन कर रहे हो, CV 0 को अप्रोच कर रही है, T जब 0 होता है, एंड जो वेरिएशन है इट इज़ फॉलोइंग CV प्रोपोर्शनल टू T³ अगर हम लेके चलें, ठीक है, तो ये T³ जो लॉ है, ठीक है, वो नहीं उनसे प्रूव हुआ। तो इसलिए जो है आइंस्टाइन जो थ्योरी है वो फेल हो गई टू एक्सप्लेन दिस। सो देन कम्स डिबाय थ्योरी, और उन्होंने जो है एट लो टेम्परेचर्स भी एक्सप्लेन किया। सो दिस ऑल विल हैपन, सो लेट्स सी हाउ। सो अब हम देखेंगे कि जो डिबाय है उसने ऐसा क्या अलग किया आइंस्टाइन से कि जो है उसकी थ्योरी सक्सेसफुल हुई। सो फर्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो डिफरेंस थे। तो डिफरेंस बिटवीन द डिबाय मॉडल एंड द आइंस्टाइन मॉडल इज़ दैट जो आइंस्टाइन है उसने ये अज्यूम किया कि जो एटम्स हैं, एटम्स आर वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर विद देयर ओन नेचुरल फ्रिक्वेंसी न्यू। उन्होंने बोला जो इंडिविजुअल एटम्स हैं, ठीक है, जो भी हमने लेटेस्ट जब हमने पढ़ा था बिगिनिंग में, जो लेटेस्ट में एटम्स प्रेजेंट हैं, तो उन्होंने ये अज्यूम किया जो दे आर वाइब्रेटिंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और सबकी अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। दिस इज़ व्हाट अज्यूम्ड बाय आइंस्टाइन। लेकिन यहाँ पे डिबाय जो है उन्होंने ये अज्यूम किया जो एटम्स हैं इन लेटेस्ट में, ठीक है, दे आर कपल्ड टुगेदर, और उनकी जो है कंबाइंड एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, ना कि जो है उनकी इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी ना हो के दे हैव अ कंबाइंड या टोटल फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे क्या है, atoms in a lattice are coupled together, hence their vibrations are not independent of each other, ठीक है, तो उनकी vibrations independent नहीं है, they are coupled together। सो जो यहाँ पे फर्स्टली वी विल सी अजम्पशंस क्या रही डिबाय की, ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग को जो है हम देखते चलेंगे। सो फर्स्ट जो यहाँ पे अजम्पशन है दैट इज़ सॉलिड एक्ट्स एज एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक कॉन्टिन्यूस मीडियम। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है जो सॉलिड है, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, दैट इज इन ऑल द डायरेक्शंस जो प्रॉपर्टीज़ होंगी सॉलिड की वो सेम होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड इज़ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स आर कपल्ड टू ईच अदर। ये मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ठीक है, आइंस्टाइन और डिबाय में। दैट जो आइंस्टाइन है उन्होंने अज्यूम किया दैट दे आर हैविंग इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट डिबाय अज्यूम दैट दे आर कपल्ड टू ईच अदर, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एटॉमिक ऑसिलेटर्स प्रोड्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। तो स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज होगा। सो दिस पॉइंट ही हैज़ पिक्ड फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था तो हमने देखा था ना वहाँ पे जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं दे आर प्रिपेयरिंग, दे आर मेकिंग एन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे दैट एटॉमिक ऑसिलेटर्स प्रोड्यूस द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है देयर एग्जिस्ट अ फ्रिक्वेंसी न्यू डी कॉल्ड डिबाय फ्रिक्वेंसी अबव विच नो ऑसिलेशन अकर्स, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ही सेड दैट देयर इज सर्टेन फ्रिक्वेंसी कॉल्ड न्यू डी और जिसके अबव जो है कोई ऑसिलेशन नहीं होगी। सो अब जो है हमने यहाँ पे वाइब्रेशनल मोड्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको टॉपिक आए डेंसिटी ऑफ मोड्स फाइंड आउट करने का तभी यही टॉपिक अप्लाई होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलास्टिक मीडियम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट जो है यहाँ पे इक्वेशन है वेव की, ठीक है, जस्ट ट्रैवलिंग थ्रू एन इलास्टिक मीडियम, ठीक है। तो इक्वेशन देखो क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे जो वी आर है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स, ठीक है। So consider the medium in the form of a cube of length L and its faces are fixed, ठीक है। जब अगर हमने जो इलास्टिक मीडियम जो है उसको हमने क्यूबिकल फॉर्म में कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ L है, क्यूब के वही नो फेसेस फिक्स्ड होते हैं,
एंड ये भी हमने पढ़ा था वेव मोशन में कि जब बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है, तो बाउंड्रीज़ के विदिन क्या होता है, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आई होप यू पीपल रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स्ड बाउंड्रीज़ हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्टेशनरी वेव्स। तो स्टेशनरी वेव्स का इसका फंक्शन फिर क्या बन जाएगा, यू एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू ए साइन एन एक्स। एक्स जो यहाँ पे है वो सुपरस्क्रिप्ट में है, सॉरी जो सबस्क्रिप्ट में है, सॉरी यहाँ पे, सो पाई एक्स, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जो n के साथ x है वो सबस्क्रिप्ट में है और जो पाई के साथ x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अपॉन l सिमिलरली साइन एन वाई पाई वाई अपॉन l एंड साइन एन जेड पाई जेड अपॉन l कॉस पाई न्यू टी, ठीक है। ये जो है इसका कॉस 2 पाई न्यू टी, ये इसका फंक्शन बना इक्वेशन का। तो इक्वेशन है हमारे पास, u हमें पता चल गया है, तो अब हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे बाय डबल डिफ्रेंशिएटिंग दैट यू फंक्शन, ठीक है। तो जब आप उसको डबल डिफ्रेंशिएट करोगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एन एक्स पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर साथ में u आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर आ गया। सो अब हमने क्या किया, जो है अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास सारी आ गई वैल्यूज़। जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे वी विल गेट द नेक्स्ट इक्वेशन लाइक एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 न्यू स्क्वायर वी आर स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, एल स्क्वायर, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव कंसिडर्ड द नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स इन विच ईच पॉइंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो हमने कुछ नेटवर्क ऑफ पॉइंट्स लिए, ठीक है। तो जो है यहाँ पे स्फेरिकल फॉर्म में आ रहे थे, तो जो यहाँ पे हम अगर कोई भी पॉइंट लेंगे यहाँ पे इस शेल के ऊपर, स्फेरिकल शेल के ऊपर, तो वो जो है रिप्रेजेंट होगा बाय एन एक्स एन वाई एन जेड। तो यहाँ पे जो इसका रेडियस होगा आर स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। तो जिसको मैंने सेकेंड इक्वेशन मार्क किया था वहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर किसके इक्वल था, 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर की जो है आर स्क्वायर के इक्वल भी है, तो उनकी जो है दोनों वैल्यूज़ को इक्वेट कर दो, तो फाइनली हमारे पास जो आर है वो किसके इक्वल आ गया 2 न्यू एल अपॉन वी आर है यहाँ पे, ठीक है। ये सबस्क्रिप्ट में है, याद रखना, कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ये। जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स हैं ऑफ वाइब्रेशंस इन द फ्रीक्वेंसी इंटरवल अगर हम लें न्यू एंड न्यू प्लस टी न्यू, दो हमने जो है फ्रीक्वेंसी इंटरवल ले लिए और उनके बीच में जो है वाइब्रेशनल मोड्स कितने होंगे, दे विल बी गिवन बाय जेड न्यू, ठीक है। जेड न्यू क्या बता रहा है हमें, नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द गिवन रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू में, ठीक है। तो ये जेड न्यू से इंडिकेट होगा, जेड न्यू डी न्यू से, एंड इज इक्वल टू 1/8 of the volume of spherical shell of radius r and r plus dr, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यू विल गेट इट इक्वल टू 1/8 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और r तो है हमारे पास, तो यहाँ से आप डी आर भी निकाल लो एंड r एंड डी आर दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। डिफ्रेंशिएट करने पे हमारे पास आ जाएगा डी आर इक्वल टू 2L डी न्यू अपॉन वी आर। तो आर एंड डी आर दोनों की वैल्यू आ गई, जेड जो हमने कैलकुलेट करना है उसमें पुट कर दो दोनों वैल्यूज़ ये। सो 4 पाई न्यू स्क्वायर एल क्यूब वी आर क्यूब डी न्यू, ये हमारे पास बना। जो एल क्यूब है वो बन जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम पुट कर दो, जेड हमारे पास अल्टीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई न्यू स्क्वायर वी अपॉन वी आर क्यूब, वी आर स्क्वायर आना चाहिए यहाँ पे, वी आर स्क्वायर डी न्यू। सो यहाँ पे हमें पता चला जो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है दे इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज न्यू स्क्वायर आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर तक तो हम पहुँच गए हैं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड्स इंक्रीजेज विद स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो है आपने ऐड करना, दिस इज बिकॉज देयर इज़ 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड 2 ट्रांसवर्स मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। जो इलास्टिक वेव्स होती हैं, ठीक है, इलास्टिक वेव्स 2 टाइप्स में जो है डिवाइडेड हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड 2 ट्रांसवर्स मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है,
बिकॉज जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल हमें पता है कि वो जो है वेव की डायरेक्शन में ही मूव करता है, ठीक है। बट ट्रांसफर्स क्या होता है, इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो ट्रांसफर्स में हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, इसलिए ट्रांसफर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें 2 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन मिलेंगे। बट लॉन्गिट्यूडनल के लिए यहाँ पे सिर्फ 1 मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। सो अब अल्टीमेटली जो फार्मूला है z वो किसके इक्वल हो जाएगा, z/ν हो जाएगा इक्वल टू 4 पाई कैपिटल V वॉल्यूम 2/VT³। VT यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर्स मोड ऑफ वाइब्रेशन का क्यूब, 2 आपको मैंने बता ही दिया यहाँ पे क्यों होंगे, प्लस 1/VL का क्यूब ν² dν। नेक्स्ट है डीबे अप्रॉक्सीमेशन। तो अप्रॉक्सीमेशन में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू बाय मॉडल देयर इज़ अ फ्रीक्वेंसी ν/d अबव विच नो ऑसिलेशन अकर। ये हमने जो है वन ऑफ द 4 जो हमने अजम्पशंस पढ़ी थी उसमें था ये, ठीक है। तो अगर n एटम्स हैं तो नंबर ऑफ़ मोड्स जो होंगे 3n होंगे, बल्कि ये बाद में लिमिटेशन भी प्रूव होगी बिकॉज इट्स बीन अज्यूम्ड कि जो n एटम्स हैं उनके 3n नंबर ऑफ़ मोड्स ना हो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ मोड्स होने चाहिए। बट जो डिबाय है उन्होंने जो है इनको 3n मोड्स तक ही कंसिडर किया। सो यहाँ पे जो हमने अभी वाइब्रेशनल मोड्स कैलकुलेट किए z/ν dν, तो डिबाय ने बोला कि वो हैं इक्वल टू 3n, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज लें 0 to ν/d तो वो 3n के इक्वल हैं बिकॉज n एटम्स आर देयर एंड नंबर ऑफ मोड्स विल बी 3n। तो यहाँ पे जो अगर जब आप जो है जो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करके जब आप उसको 0 to ν/d की रेंज में डिफ्रेंशिएट करोगे, यू विल अल्टीमेटली गेट ν/d विच इज़ डिबाय फ्रीक्वेंसी का क्यूब इज़ इक्वल टू 3n/4πV 2/VT³ प्लस 1/VL³। तो यहाँ पे हमारे पास प्लैंक्स फार्मूला है फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी विच इज़ E बार इज़ इक्वल टू hν/e⁻kt-1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल क्या हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो है E दैट विल बी इक्वल टू 9n kT T/θd का क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to θd/t x³ e⁻x-1 dx, और θd जो है यहाँ पे दैट इज़ बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है सर्टन कैलकुलेशन आई हैव स्किप्ड कि आप लोग उनको करें खुद, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने प्रूव करना था वी हैव ऑलमोस्ट रीच देयर, बस अब हम यहाँ पे सर्टन स्पेशल केसेस अप्लाई करेंगे। So first special case is when temperature is very large. When temperature is very large, you can say room temperature, you can say at high temperatures, ठीक है। तो ये सब उन कैटेगरी सब इसी में इंक्लूड होंगी। So at high temperature क्या है, T is very very large as compared to θd which is by temperature। तो hν/kt जो है उसको आपने x के इक्वल अज्यूम कर लिया। जो हमारे पास जो पीछे इंटीग्रेशन थी e⁻x-1, जब आप उसको एक्सपैंड करोगे यू विल अल्टीमेटली गेट x ओवर हियर। सो e किसके इक्वल आ गया, 9n kT T/θd का क्यूब एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, ये टर्म रहेगी हमारे पास। जब आप उसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे यू विल गेट इट इक्वल टू 3n kT, ठीक है। तो यहाँ पे जो n k है उसको हम चेंज कर रहे हैं, मीन्स उनको इक्वेट कर रहे हैं हम इक्वल टू r जो कि है गैस कांस्टेंट। सो E किसके इक्वल आ गया 3RT। तो CV जो है बिगनिंग में हमने क्या बोला था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ΔE/ΔT। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो CV आ गया 3R के इक्वल विच इज़ डुलोंग-पेटिट लॉ। और हमने जो है जब हमने स्पेसिफिक हीट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी फर्स्ट पॉइंट यही था, एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और वो होगी 3R के इक्वल, हैंस प्रूव्ड ओवर हियर, ठीक है। सो जो डिबॉय थ्योरी है उससे जो हमने ग्राफ स्टडी किया था उसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि हाई टेम्परेचर पे जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर तो 3R के इक्वल है। तो अब बात आई एट लो टेम्परेचर, जहाँ पे जो है आइंस्टाइन थ्योरी फेल हो रही थी बिकॉज एट लो टेम्परेचर वो प्रूफ तो कर पा रहे थे कि CV जो है जब T 0 हो रहा है CV 0 हो रही है, लेकिन वो T³ लॉ को ओबे कर रही है, वो प्रूव नहीं हो रहा था। सो लेट्स सी हेयर कि वो प्रूव होता है कि नहीं। सो व्हेन T इज़ वेरी स्मॉल, जब T इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू θd, जब T बहुत स्मॉल है तो θd/T क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लिमिट थी θd/T उसको आप इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो।
ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इसकी वैल्यू है पाई 4/15। जब आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो हमारे पास एनर्जी जो है इट्स कमिंग इन द टर्म्स ऑफ T4 और CV हमें पता है क्या होती है del E बाई del T। तो डिफ्रेंशिएशन जब होगी तो हमें फंक्शन मिलेगा T³। So hence proved over here that at low temperature specific heat capacity is proportional to T³। ठीक है, तो डिबाय थ्योरी ने जो है उस चीज़ को प्रूव कर दिया। So, जो T है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू T4। ये भी यहाँ पे जो है स्टीफन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ जो है, वैसे वहाँ पे यहाँ सिग्मा होता है, हमने पढ़ा है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू T4 होता है, बट वो भी एनर्जी डेंसिटी ही होती है। सो E को उसका लिख सकते हैं हम। सो E इज़ प्रोपोर्शनल टू T4। सो वी आर गेटिंग वन मोर लॉ ओवर हियर, मीन्स जो थ्योरी है इट इज़ कम्प्लीटली इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेरिमेंट। जो CV है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू T³ दैट इज़ वेल इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्लियर हो गया आप लोगों को ये? ठीक है। सो जो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बिगिनिंग में पॉइंट्स पढ़े थे, आइंस्टाइन थ्योरी ऑल्दो वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट उसमें जो है जो उसका एट लो टेम्परेचर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट जो डिबाय है तो वहाँ से जो है लो टेम्परेचर पे भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक्सप्लेन हो गई। तो डिबाय थ्योरी भी जो है वो लिमिटेशन से बची नहीं, तो इसकी भी लिमिटेशंस हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ दैट इट इज़ वैलिड ओनली फॉर लॉन्ग वेवलेंथ्स। ठीक है। सेकंड लिमिटेशन है जो θD है, जो डिबाय टेम्परेचर है जिसको हमने अज्यूम किया वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, बट इट डू वेरी टू सम एक्सटेंड, मतलब 10% वेरी कर ही जाता है टेम्परेचर के साथ वो भी। ठीक है। तो थर्ड जो हमने बोला कि जो VT एंड VL है तो वो तो हमने अज्यूम कर लिया अलग अलग, कि ट्रांसफर्स के लिए अलग वेलोसिटी आ गई और लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग वेलोसिटी आ गई, तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग लेनी चाहिए थी। वाई ओनली न्यू डी? ठीक है, तो मोड्स के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए थे, दिस इज़ बीइंग सेड। और फोर्थ बोला गया कि दैट इज डजंट अप्लाई टू क्रिस्टल्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। जो सिंगल एटम है, मोनोएटॉमिक क्रिस्टल्स जो हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, पॉलीएटॉमिक के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिबाय थ्योरी एंड आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ डिबाय थ्योरी, विच इज़ according to the Debye theory of the specific heat of solids, where is the law of Dulong and Pettit valid? ठीक है, जो डुलंग एंड पैटेट लॉ हमने पढ़ा था वो कहाँ अप्लाई होता है, एट विच टेम्परेचर रेंज? लो टेम्परेचर पे है, सेकंड ऑप्शन है हाई टेम्परेचर पे है, थर्ड है फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर है, फोर्थ है ओनली फॉर मेटल्स है। सो वी नो, वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ कि जो डुलंग एंड पैटेट है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली एट हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है फिर? लो टेम्परेचर पे जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी डिक्रीज़ करती है। T जब एक ज़ीरो अप्रोच कर जाता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज़ीरो अप्रोच कर जाती है, विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद CV इज़ प्रोपोर्शनल टू T³ लॉ, और जो दिया है डिबाय ने। ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बनते हैं। सो फर्स्ट जैसे है अ फेयरली सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज़ गिवन बाय। तो वी नो दैट जो है स्पेसिफिक हीट की बेस्ट एक्सप्लेनेशन दी है बाय डीबे मॉडल या डिबाय मॉडल। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है इसका C। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू ज़ीरो द लेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड अप्रोचेस टू। तो ये हमने पढ़ा था जैसे टेम्परेचर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो CV भी जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जैसे द अजम्पशंस दैट द एटम्स इन अ लैटिस आर कपल्ड टुगेदर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय। सो ये किसने बोला था कि एटम्स कपल्ड हैं? दैट इज़ गिवन बाय डीबे अगेन। अगर यहाँ पे होता कि जो एटम्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनकी वाइब्रेशंस इंडिपेंडेंट हैं, तो वो आइंस्टाइन होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट वाइब्रेशंस आर। सो लेटेस्ट वाइब्रेशंस आर लॉन्गिट्यूड ओनली, ट्रांसफर्स ओनली, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स। तो ये हमने पढ़ा ही है, दे आर बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आई होप जो है आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इफ़ दैट इज़ सो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि अच्छे से समझ आ गया था आपको। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।